नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह आपका 30वां भाग है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज प्रारंभ करते हैं 600 ईसा पूर्व की जो राजनैतिक स्थिति थी उस पर आज का वीडियो है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी नेट के लिए 5500 क्वेश्चन की रामबाण पीडीएफ जो इतिहास का है, इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है भूगोल का, वह भी इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी नेट के लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में किसी प्रकार की सुविधा आती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी का टीजीटी पीजीटी का पूरा मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स सब उपलब्ध है। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज 30वां भाग है। तो 600 ईसा पूर्व की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में विचार करते हैं। तो भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृतिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है? तो उत्तरी काले मृदभांड, मतलब उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, मतलब उत्तरी काले मृदभांड से परंपरा से संबद्ध किया जाता है। देखिए, यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण की बात हुई तो पहला नगरीकरण कौन था? पहला नगरीकरण जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता था। द्वितीय नगरीकरण जो है वह 600 ईसा पूर्व महाजनपद काल है। और तृतीय नगरीकरण जो कहा जाता है सल्तनत काल को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो यह सब भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न 2 देखिएगा। महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। दिए गए प्रश्न में 16 महाजनपदों में से 4 का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछा गया है, जबकि विकल्प में पश्चिम से पूर्व की ओर 4 महाजनपदों का क्रम दिया गया है। अतः पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? अंग, मगध, वत्स, चेदी और अवंती। प्रश्न 3 देखिएगा। 16 महाजनपदों में मगध के उदय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 16 महाजनपदों में मगध के उदय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो मगध के बारे में, इसका नेतृत्व बिंबिसार व अजातशत्रु जैसे राजनीतिक रूप से अति महत्वाकांक्षी लोगों ने किया, यह सही है। दूसरा देखिएगा बी, मगध ने गंगा नदी प्रणाली के प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण कर लिया था, जिसके लिए नदी व्यापार सुलभ हो गया, यह भी सही है। यहाँ के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गढ़ संघों की निष्ठा जीत ली थी, यह भी आपका सही है। डी देखिएगा। मगध में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी, समृद्ध वन एवं खाद्यान्न थे। देखिए, यह भी सही है। सही कौन नहीं होगा? तो शायद सी जो है वो आपका सही नहीं होगा। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब एवं बिहार में लोहे के प्रचुर प्रयोग एवं भूमि का विभाजन न होने के कारण अवशेष उत्पादन होने लगा था, जिससे जनपद अब महाजनपद में परिवर्तित हो गए। जो ऋग्वैदिक काल के जनपद थे वही उत्तरवैदिक काल के जो जनपद थे वह महाजनपद काल बन गए थे 600 ईसा पूर्व में। मगध एवं अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे, जिसके मध्य चंपा नदी बहती थी। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, जो बाद में राजगिरी हो गई थी। और उसके बाद जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र हो गई। प्रश्न 4 देखिएगा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है, महावस्तु में है और आपका भगवती सूत्र में भी है, लेकिन दीघ निकाय में नहीं है। दीघ निकाय में नहीं है। सूत्र पिटक में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जबकि दीघ निकाय सूत्र पिटक के 5 निकायों में से एक है और इसमें बुद्ध के उपदेशों वार्तालापों का सूत्र वर्णन में मिलता है। प्रश्न 5 देखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी राज्य था? तो कौन था? वज्जी संघ जो था गणतंत्रवादी था। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से धार्मिक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। लोहे के आगमन के फलस्वरूप उत्तरवैदिक काल के जनपद महाजनपद में बदल गए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिसके 2 प्रकार के राज्य का वर्णन है। राजतंत्र, उसमें राज्य का राजा अध्यक्ष होता था। इस प्रकार के राज्य मगध, कोसल, वत्स और अंग इत्यादि थे।
गणतंत्र क्या? गणतंत्र ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गढ़ और संघों द्वारा होता था, जिसमें वज्जी और मल्ल जो थे वह प्रमुख थे। कुल 10 प्रकार के गढ़ों का उल्लेख है, 10 प्रकार के गणतंत्र राज थे। प्रश्न 6 देखिएगा, गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? तो गंगा घाटी में 10 महाजनपद थे। देखिए थे तो पूरे 16 महाजनपद, लेकिन गंगा घाटी में अकेले 10 महाजनपद थे। NBS PGT परीक्षा 13 जून 2019 में हुई थी, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कुल 10 महाजनपदों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, जो इस प्रकार है। 10 महाजनपद कौन थे? तो काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, पांचाल, मल्ल, चेद, वज्र और सूरसेन, यह कुल 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद था? तो सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था? तो सबसे दक्षिणी जो महाजनपद था वह था असमक, जिसकी राजधानी पोटली या प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरी नदी की पर स्थित था। NBS PGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो असमक महाजनपद सबसे दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली, पैठन या प्रतिष्ठान थी। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इस महाजनपद की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्रात्मक था? तो कौन सा महाजनपद गणतंत्रात्मक था? तो वज्जी संघ जो था गणतंत्रात्मक था। प्रश्न इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 16 महाजनपदों में वज्जी संघ 8 जनों का एक संघ था। जो वज्जी संघ था वह 8 जनों का संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, स्वयं वज्जी शामिल थे। इसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली गंडक नदी के तट पर स्थित है। गंडक नदी के तट पर स्थित था वैशाली। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा महाजनपद था? तो असमक महाजनपद जो था वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। असमक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। एकमात्र ऐसा जनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था वह था असमक। जबकि कंबोज उत्तरापथ में स्थित था। उत्तरापथ में कंबोज स्थित था, जिसकी राजधानी राजपुर थी। आधुनिक काल का राजौरी और हजारा जिला प्राचीन कंबोज था। इसकी राजधानी हाटक थी। वत्स हाटक या राजपुर दोनों होते हैं। वत्स आधुनिक प्रयागराज और बादा का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और पश्चिमी भारत में स्थित आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश का कुछ भाग, जिसकी दो राजधानियाँ थीं, उज्जैनी और महिष्मती। अवंती राज्य की 2 राजधानियाँ थीं, उज्जैनी और महिष्मती। प्रश्न 10 देखिएगा, महिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित है? तो वह था अवंती महाजनपद में, बताया ही हूँ अभी। NBS PGT परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। महिष्मती शहर दक्षिण अवंती की राजधानी थी। वही उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। अवंती आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बना था। अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत महासेन था। चंद्रप्रद्योत को पीलिया नामक रोग हुआ था। बिम्बिसार का राजवंश जीवक ने इसका उपचार किया था चंद्रप्रद्योत का। बौद्ध पुरोहित महाकात्यायन के प्रभाव से चंद्रप्रद्योत बौद्ध भी बन गया था। भगवान बुद्ध इसे महाकात्यायन को भेजे थे चंद्रप्रद्योत को दीक्षित करने के लिए, जो अवंती का शासक था। प्रश्न 11 देखिएगा, प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? तो कौशल का राजा प्रसेनजीत था। वर्तमान अवध का क्षेत्र प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता है। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी था, पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक विस्तृत था। कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी। बुद्ध के समय कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत। प्रश्न 12 देखिएगा, ग्रीक लेखक मैथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंधित करते हैं? तो सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। और यह ग्रीक भाषा में लिखा गया, मैथोरा और सूरसेनई। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीक लेखक मैथोरा अर्थात मथुरा को सूरसेन या सूरसेनई महाजनपद की राजधानी से संबंधित करते हैं। सूरसेनई महाजनपद जो है आधुनिक ब्रजमंडल में स्थित था। प्रश्न 13 देखिएगा, आम्रपाली पुत्री थी। आम्रपाली किसकी पुत्री थी? तो वैशाली के एक मुखिया की पुत्री थी आम्रपाली। आम्रपाली जो थी वैशाली की एक मुखिया की पुत्री थी। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्र संघ का इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज नृत्यांगना थी। यह वैशाली के मुखिया की पुत्री थी आम्रपाली। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? कुसुमपुर से किसकी पहचान की जाती है? तो पाटलिपुत्र की पहचान जो है कुसुमपुर से की जाती है।
जीआईसी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में पूछा गया यह प्रश्न है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। उदयन ने अपने शासनकाल के दौरान गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। उसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली थी। प्रश्न 15 देखिएगा, श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के तट पर स्थित है? श्रावस्ती जो है आपका अचिरावती नदी के तट पर स्थित है। और अचिरावती क्या है? राप्ती नदी का ही पुराना नाम था अचिरावती। ये ऐसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। श्रावस्ती अचिरावती नदी के तट के किनारे स्थित है। कोसल उत्तर पूर्व भारत का प्रमुख राज्य था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। महात्मा बुद्ध के समय कोसल राज्य की 2 राजधानियाँ थीं। एक की राजधानी थी साकेत और दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती। बुद्ध ने अपने जीवन काल के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू से मुलाकात होती है, उसे बौद्ध बना देते हैं भगवान बुद्ध। प्रश्न 16 देखिएगा, मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन था? तो मगध साम्राज्य का जो पहला शिकार हुआ था अंग को किसने विजित किया था? बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य का पहला शिकार अंगराज था। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था बिंबिसार एवं संरक्षक और महान विजेता था। उसने अपने पड़ोसी राज अंग पर आक्रमण करके उसे विजित कर लिया था। प्रश्न 17 देखिएगा, अपरोप परशुराम किसे कहा जाता है? तो महापद्मानंद को परशुराम का कहा जाता है। परशुराम का अवतार भी कहा जाता है महापद्मानंद को। तो जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। पहले हर्यंग वंश था, हर्यंग वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। तो नंद वंश का वर्चस्व किसने स्थापित किया था? शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। महापद्मानंद की एक उपाधि थी उग्रसेन। पुराणों में महापद्मानंद को सर्व क्षत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और अपरोप परशुराम कहा गया है। प्रश्न 18 देखिएगा, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासक के शासनकाल में बनाई गई थी? तो पाटलिपुत्र मगध की जो राजधानी बनाई गई थी उदयभद्र के शासनकाल में बनाई गई थी। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। हर्यंक वंशी शासक उदयभद्र या उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। चूंकि पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य के केंद्र में पड़ता था इसलिए उदयन ने उसे मगध की राजधानी बनाया। प्रश्न 19 देखिएगा, पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? तो उदयभद्र। पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? तो उदयभद्र जो था वह पाटलिपुत्र का संस्थापक था। यूपीपीजीटी परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है? तो बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। किसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। यूपीजीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, श्रेणिक किसका उपनाम है? बिंबिसार का। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हर्यंक वंशी शासक बिंबिसार को श्रेणिक उपनाम से भी जाना जाता है। इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया तथा अंग को मगध में शामिल कर लिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और 600 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जो ज्योग्राफी का है वह भी महत्वपूर्ण है। तो 6000 क्वेश्चन का जो रामबाण पीडीएफ है यह आपका टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए है। और 5500 क्वेश्चन का जो रामबाण पीडीएफ है ये आपका टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए है। दोनों पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।